हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है शटर आइलैंड। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट सेक्शन में इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए सजेस्ट किया था। ये मूवी भाई खतरनाक है। इस मूवी को आप एंड तक देखते देखते ना आपका दिमाग घूम जाएगा। इसका क्लाइमैक्स बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, तो प्लीज बिना स्किप किए इस मूवी को एंड तक जरूर देखिए, वरना आप इस मूवी को समझ ही नहीं पाओगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें शटर आइलैंड को दिखाया जाता है, जो कि चारों तरफ समंदर से घिरी हुई होती है। पागल मरीजों के लिए एस्केप नामक यहाँ पर एक मेंटल असाइलम होता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा पागल और खूंखार मरीज होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर टेड डैनियल और चक होल को दिखाया जाता है, जिनको लेने के लिए डेप्यूटी वार्डन आए हुए होते हैं। वो इन दोनों को जिप्सी में बिठाते हैं और मेंटल असाइलम के अंदर ले जाते हैं। एज एन ऑडियंस हम ये देख सकते हैं कि इस असाइलम का सिक्योरिटी सिस्टम काफी ज्यादा टाइट है। इसके बाद दोनों को अंदर लेने से पहले वार्डन उनको कुछ बातें बताते हैं, जैसे कि वो बताते हैं जो रेड कलर की बिल्डिंग है वो एक्चुअली में वर्ड ए है, आई मीन पुरुषों का वर्ड है। ऐसे ही लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग है ये वर्ड बी है, महिलाओं का वर्ड है, और बीच में जो वर्ड है वो सी है। और यहाँ पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है बिना परमिशन के, और यहाँ पर जाने के लिए डॉक्टर कोहली का परमिशन लगेगा। इसके बाद वार्डन दोनों को डॉक्टर कोहली के पास लेके जाता है। यहाँ पर डॉक्टर कोहली उनको बताते हैं कि कुछ दिन पहले रिचल सोनाल्डो नाम की एक पेशेंट, जो कि क्रिमिनल भी है और पेशेंट भी है, बहुत ही ज्यादा खूंखार है, वो पता नहीं कैसे बंद कमरे से गायब हो गई है। और वो इतनी खतरनाक है कि उसने अपने तीनों बच्चों को घर के पास वाले झील में डुबोकर मार दिया था, और उसका बाहर खुला घूमना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके बाद वहाँ के ऑफिसर्स ये दोनों डिटेक्टिव्स को लेके रिचल के सेल में जाते हैं। वहाँ वो लोग देखते हैं कि कोई फोर्सफुल एंट्री का निशान नहीं है। वहाँ की खिड़कियां, दरवाजा और सब कुछ सही सलामत है, यहाँ तक कि रिचल के चप्पल भी उधर है। वहाँ पर डिटेक्टिव टेडी को एक पर्चा मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि 67 यानी 67 कौन है। वहां पर उनको समझ तो कुछ नहीं आता है, फिर भी डिटेक्टिव वो पर्ची अपने पास ही रख लेता है। यहाँ पर वो लोग बाहर चलते हैं ताकि रिचल की खोजबीन कर सके। वहां पर उनको एक गुफा दिखता है जिसके रास्ते काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जहां कोई इंसान नंगे पांव जा ही नहीं सकता। इसीलिए वो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ तो रिचल कभी भी नहीं गई होगी। उसके बाद वहां पर सामने एक लाइट हाउस भी होता है, जहां पर वो लोग ऑलरेडी ढूंढ चुके थे और रिचल उनको वहां पर नहीं मिली थी। ऐसे काफी देर तक हाथ पैर मारने के बाद वो लोग वापस असाइलम के अंदर आ जाते हैं। शाम के टाइम वो लोग असाइलम में जितने भी स्टाफ होते हैं उनकी पूछताछ करते हैं, बट यहाँ पर कोई भी रिचल को अपने सेल से भागते हुए नहीं देखा था। हालांकि 10 से 12 तक जिस गार्ड की उधर नौकरी लगी थी वो कुछ टाइम के लिए बाहर गया था, तो हो सकता है कि उस दौरान रिचल यहाँ से भागी हो। यहाँ पर डिटेक्टिव टेडी जाके डॉक्टर कोहली को सारे कर्मचारियों का बायोडाटा मांगता है। जब ये बात डॉक्टर कोहली जाके अपने सीनियर डॉक्टर नैरिंग को बोलते हैं तो वो तुरंत ही मना कर देते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव टेडी काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो अपने पार्टनर को बोलता है कि ऐसा होगा तो हम एक रिपोर्ट बना के FBI को दे देंगे, और वो लोग नाराज हो गए इधर से चले जाते हैं। रात में वो दोनों डिस्कस करते हैं इस केस के बारे में, और यहाँ पर टेडी बताता है कि ऐसा कुछ तो है जिसके बारे में डॉक्टर टेडी और डॉक्टर नरिंग हमसे छुपा रहे हैं। और टेडी यहाँ पर ये भी बोलता है कि ये लोग हमें बकवास सुना रहे हैं, आखिरकार कोई ये बंद कमरे से कैसे गायब हो सकता है। यहाँ पर उसका पार्टनर उसे ये बोलता है कि ज्यादा सोचो मत, सो जाओ क्योंकि कल हमें जाना है। यहाँ पर दोनों बातें करते करते दोनों की आंख लग जाती है। यहाँ पर टेडी सपने में अपनी वाइफ को देखता है। वो देखता है कि उसकी वाइफ उसके पास आई है। एक्चुअली में उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, बट वो ये सब मानने के लिए रेडी नहीं था कि उसकी वाइफ उसको छोड़ के हमेशा के लिए जा चुकी है। यहाँ पर सपने में उसकी वाइफ बोलती है कि मैं जा चुकी हूँ और तुम्हें मेरे बगैर ही जीना पड़ेगा। इतना बोलते ही उसकी वाइफ राख में बदल जाती है और यहाँ पर टेडी उठ जाता है। जब वो उठता है तो वो पूरा भीगा हुआ था, और जब वो ऊपर देखता है तो सीलन से पानी गिर रही होती है, यानी कि मौसम पूरी तरह से बिगड़ चुका था। और इस मौसम में उन्हें लेने के लिए कोई नाव तो आने वाला नहीं था। इसका मतलब उन्हें कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। यहाँ पर अगले दिन फिर से टेडी डॉक्टर कोहली के पास जाता है और वो बोलता है कि मैं इस केस को जारी रखना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे कैदियों से बात करना पड़ेगा। इसमें कोहली भी मान जाता है। फिर टेडी एक एक करके बहुत सारे कैदियों से बात करता है और सब बताते हैं कि एक्चुअली में रिचल काफी ज्यादा पागल थी। वो पता नहीं मेंटल असाइलम को अपना घर समझती थी और कैदियों में से किसी को दूध वाला तो किसी को पानी वाला समझती थी,
जो कि काफी ज्यादा अजीब था। यहाँ पर टेडी उन सबको एंड्रयू लेटिस के बारे में पूछता है, बट किसी को भी एंड्रयू लेटिस के बारे में पता नहीं था। बट एक लड़ी थी जिसको शायद उसके बारे में पता था, तो वो चॉक को पानी लाने के बहाने बाहर भेज देती है और टेडी को कोई एक लेटर पकड़ाती है, जिसे पकड़ाते हुए चॉक ने देख लिया था। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो चॉक टेडी को पूछता है कि उस लेडी ने तुम्हें क्या बताया और क्या लेटर दिया, और ये एंड्रयू लेटिस एक्चुअली में है कौन। यहाँ पर टेडी बताता है कि उसकी वाइफ की मौत एंड्रयू लेटिस के चक्कर में हुआ था। उसने ही आग लगा दिया था और उसे आग से खेलने की अलग ही शौक था, इसीलिए वो एक स्कूल को भी जला दिया था जहाँ पर 2 बच्चों की मौत हो गई थी। इसीलिए उसे सटर आइलैंड भेज दिया गया था, और अगर वो यहाँ कहीं नहीं है इसका मतलब वो उस सी वार्ड में हो सकता है। उसके बाद वो दोनों कब्रिस्तान आते हैं ताकि अगर एंड्रयू लेटिस मर चुका होगा तो उन्हें कोई सुराग मिल जाएगा। जब कब्रिस्तान वो आते हैं उनको कोई भी सुराग वहां पर नहीं मिलता है, बट तभी तूफान अचानक से बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है और वो कैसे भी करके खुद को बचते बचाते एक कुटिया जैसे घर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर चक इतना तो समझ जाता है कि जो टेडी है वो अपनी वाइफ के मर्डर का बदला लेने आया है, बट यहाँ पर टेडी बोलता है कि उसको और खून खराबा नहीं चाहिए। वो बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जब नाजियों ने सटर आइलैंड पे अपना कब्जा कर रखा था, वो लोग यहाँ पर मानव एक्सपेरिमेंट करते थे, यानी कि वो लोग इंसानों को ज़ॉम्बी बना देते थे। इसको रोकने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था और उसने इस एरिया में अपना फौज भेजा था, और वो फौज नाजियों को एक लाइन में खड़ा करके उनको गोलियों से छन्नी कर दिए थे ताकि ये सब प्रक्रिया रुक जाए। बट अभी सुनने में फिर से आया है कि अमेरिकन गवर्नमेंट इस जगह पर फिर से वो एक्सपेरिमेंट दोहरा रहा है। यहाँ पर टेडी ये बताता है कि ये सब के बारे में उसे सी वार्ड के एक कैदी से पता चला था। एक्चुअली में वो कैदी यहाँ पर स्टडी करने आया था, बट यहाँ के प्रोफेसर्स उसे कुछ नशीली दवा देकर उसके दिमाग के साथ खेलते थे, जिसके चक्कर में उसने एक प्रोफेसर को अधमरा करके मार दिया था। इसीलिए उसे 1 साल तक उस सी वार्ड पे रखा गया था। बट जब वो वापस घर आया था वो ये सब चीजें टेडी को बता दिया था। उसके बाद वो इतना पागल हो गया कि उसने 2 पुलिस ऑफिसर्स को मार डाला। उसके जो वकील थे वो दलील रखे कि वो पागल है, उसे चलते फिरते ड्रैगन्स दिखते थे। उसके बाद पता नहीं उस कैदी को क्या हुआ, वो गायब ही हो गया था। पर इधर आने का टेडी का जो मेन मकसद था वो ये है कि जो मानव एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसका पर्दाफाश करना और उसको रोकना। इनके बातचीत के दौरान वहां पर एक गाड़ी आके लगती है जो कि किसी और की नहीं, वहां के डिप्यूटी वार्डन की होती है, जो इन दोनों को लेके फिर से असाइलम आ जाता है। वहाँ पर डॉक्टर नैरिंग एक मीटिंग बुलाए थे। उनको ये डर था कि कहीं ये तूफान और बड़ा होकर चक्रवात में बदल ना जाए, जिसके चक्कर में यहाँ के लाइट्स वगैरह चला जाए ताकि जितने भी सेल्स है वो खुल जाए, और यहाँ पर ABC में जितने भी कैदी है, I mean 66 कैदी है, इनको संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट टेडी यहाँ पर उनको टोक के ये बोलता है कि अगर तीनों सेल में बस 66 कैदी है तो फिर रिचर्ड सोनाल्डो ने 67 क्यों लिखा था। यहाँ पर होना हो 67 नंबर का एक कैदी यहाँ पर है। यहाँ पर डॉक्टर कोली बताता है कि यहाँ पर बस 66 कैदी है, कोई भी 67 नंबर का कैदी नहीं है। और यहाँ पर कोली ये भी बताता है कि रिचर्ड सोनाल्डो उन्हें लाइट हाउस के पास मिल चुकी है। यहाँ पर दोनों डिटेक्टिव उस लाइट हाउस के पास रिचर्ड सोनाल्डो के पास जाते हैं। वहां पर चक ये नोटिस करता है कि अगर रिचर्ड सोनाल्डो बिना चप्पल के इतने नुकीले पहाड़ देके गई है, उसके पैर में पाँव में एक भी खरोच कैसे नहीं है। बट टेडी जब रिचर्ड सोनाल्डो से और कुछ पूछताछ करना चाहा तब रिचर्ड ने उनके ऊपर हमला किया, ये बोलकर कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है। यहाँ पर वो लोगों को मजबूरन उस सेल से बाहर आना पड़ा। अभी टेडी को अचानक से सर दर्द होने लगा, तो यहाँ पर कोली ने उसे एक मेडिसिन दिया। वो हालांकि मेडिसिन खाना नहीं चाहता था, पर उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर उसको लाके एक बेड पे लिटा दिया गया। जब बीच रात में उसकी आंख खुली तो वो उसको देखने को मिला कि कोई एक बंदा उस रूम में चुपके से आ रहा है। यहाँ पर एक्चुअली में कोई और नहीं, उसकी बीवी थी, और ये फिर से सबको सपने में ही देख रहा था। और उसकी बीवी आके उसे ये बताती है कि एंड्रयू लेटिस यहाँ पर ही है और उसे ढूंढ के तुम खत्म कर डालो। यहाँ पर फिर से टेडी उठ जाता है और वो देखता है कि बाहर हाहाकार मच चुकी है। एक्चुअली में बिजली शट डाउन हो चुका है और तीनों वार्ड खुल चुके हैं। सारे कैदी एक दूसरे को मार रहे हैं, तांडव मचा रहे हैं। तो उन दोनों के दिमाग में ये आइडिया आता है यहाँ पर वो लोग आराम से वार्ड सी के अंदर जा सकते हैं। चक एंड टेडी दबे पाव उस वार्ड के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर जो टेडी होता है वो
थोड़ा सा आग जला के हर सेल के अंदर जा जाके लेटिस को ढूंढ रहा होता है। वहां पर उसे सुनाई देता है कि कोई तो एक कैदी लेटिस का नाम ले रहा है। यहाँ पर जब वो सेल के पास जाता है तो वो देखता है कि वो कैदी कोई और नहीं, वो वही कैदी होता है जिसने एक्चुअली में टेडी को यहाँ का राज बताया था। और वो बोलता है कि तुम इधर कैसे पहुंचे। वो बोला कि जब उसने टेडी को यहाँ के राज के बारे में बताया उस टाइम पे उन पर 2 जासूस छोड़ रखे थे जो कि उनकी खबर एक्चुअली में इस असाइलम के अंदर दे रहे थे, इसीलिए उसने उस 2 जासूसों को मार दिया ताकि उसे फिर से यहाँ पर नहीं आना पड़े। पर फिर भी उसको सबने पागल घोषित कर दिया और यहाँ पर लाके उसे बंद कर दिए। उसने ये भी बताया कि सबको टेडी के बारे में भी पता है कि वो इधर क्यों आया है और उनका ही ये षड्यंत्र है ताकि टेडी को यहाँ लाके वो फंसा सके। और वो बोलता है कि मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरे साथ चक भी है। यहाँ पर वो कैदी बोलता है कि चक के साथ तुम पहली बार काम कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि वो ये षड्यंत्र में शामिल है या नहीं। बट यहाँ पर टेडी बोलता है कि उसे चक पर पूरा भरोसा है। पर कैदी बोलता है जैसे कि तुम पहली बार काम कर रहे हो और उनको तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तो तुम संभल के रहो। यहाँ पर कहीं ना कहीं टेडी को भी डाउट होने लगता है कि कहीं चक तो इस षड्यंत्र में शामिल नहीं है। यहाँ पर इसकी खबर डॉक्टर कोहली की लग चुकी थी तो वो इस वार्ड के अंदर आने वाले थे, बट कैसे भी करके चक और टेड वहां से भाग जाते हैं। वो लोग भागते भागते चक उनको पूछता है कि हमें कहाँ जाना है। यहाँ पर टेड उसे बताता है कि हमें लाइट हाउस के अंदर जाना है और हमें जानना है कि लाइट हाउस के अंदर एक्चुअली में होता क्या है। यहाँ पर दोनों चलते हैं बट जो टेड होता है वो आगे आगे चले जाता है। जब वो पीछे घूम के देखता है तो चक उसके साथ नहीं होता है। वो वापस उस जगह पर आता है, वो देखता है कि चक एक्चुअली में पहाड़ी से नीचे गिर चुका है। वो चिल्लाते चिल्लाते पता नहीं कैसे पहाड़ी के नीचे उतरता है, बट जब पहाड़ी के नीचे उतरता है वो देखता है कि चक का बॉडी उधर है ही नहीं। वहां पर उसे एक छोटा मोटा गुफा दिखता है और वो उधर बहुत सारे चूहे भी होते हैं। वो खुद को बचते बचाते उस गुफे के अंदर जाता है। उस गुफे के अंदर एक महिला होती है जो कि काफी ज्यादा डरी सहमी हुई होती है। वो इतनी डरी हुई होती है कि उसके हाथ में एक चाकू भी होता है। यहाँ पर वो महिला उसे बताती है कि वो रिचल सोनाल्डो है। इसका मतलब ये है कि जिस महिला से वो लोग टेड को मिलवाए थे वो कोई और है और वो पागल है, बट असली रिचल सोनाल्डो तो गुफा में रह रही है। वो बताती है कि वो इस असाइलम में डॉक्टर थी, बट जब उसे ये सब एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला तो वो उसको विरोध की। तो ये लोग उसे भी कुछ मेडिसिन देके पागल बना के ट्रैप में फंसाने की कोशिश किए, बट वो इधर से भाग गई थी और गुफा में छुप के रह रही थी क्योंकि उधर से भागने के लिए बस एक ही रास्ता था कि नाव, और वो भी इन लोगों के कंट्रोल में था। यहाँ पर टेड उसे बताता है कि मैं जल्दी ही आपको भी बचा लूंगा और इनको भी बेनकाब कर लूंगा। इसके बाद टेड उस तूफान में लाइट हाउस की तरफ बढ़ता है। और ये लाइन मैं बताना भूल गई थी जो कि रिचल ने बताया था कि ये लोग आपको हाल ही में कोई सिगरेट या फिर कोई मेडिसिन खाने के लिए सर दर्द के लिए तो नहीं दे रहे हैं जिससे आपको कुछ अजीब अजीब चीजें दिखने लग जाए, जैसे कि कोई मरी हुई चीजें या फिर कोई इंसान जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। और एक्चुअली में ये सब चीजें भी टेड के साथ हो रहे थे। यहाँ पर जब वो लाइट हाउस जा ही रहा होता है तो उसे रास्ते में एक सिपाही मिलता है। इसके चक्कर में उसे मजबूरन एस्केप के अंदर जाना पड़ता है। वहां पर डॉक्टर कोहली उससे मिलते हैं जहां पर वो सारे कैदी होते हैं जिनके साथ टेड ने पूछताछ किया था, और वो सारे कैदी पता नहीं क्यों टेड को देख के हंस रहे थे। यहाँ पर कोहली बताता है कि हमें रिचल सोनाल्डो के केस के लिए आपसे मदद चाहिए था। रिचल सोनाल्डो तो मिल चुकी है तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पर टेड उन्हें बताता है कि पर मेरा जो साथी है चक वो नहीं मिल रहा है। तो कॉली काफी ज्यादा आश्चर्य होकर ये बोलता है कि आप तो यहाँ पर अकेले आए थे। यहाँ पर टेड का दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो कैसे भी करके एक टाई चुराता है और वो कॉली के कार के अंदर डाल के विस्फोट करने ही वाला होता है कि यहाँ पर फिर से उसकी वाइफ उसे दिखने लगती है और वो बोलती है कि अगर तुम चक के पीछे फिर लाइट हाउस जाओगे तो तुम भी मारे जाओगे। बट यहाँ पर टेड उसे ये बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे अपने पार्टनर को भी बचाना है। यहाँ पर पता नहीं उसको अपनी वाइफ के साथ ही साथ उसकी बेटी भी दिखने लगती है जो कि काफी ज्यादा अजीब है। फिर भी उस गाड़ी पे वो आग लगा के उधर से भाग जाता है ताकि सबका ध्यान उस गाड़ी के पास जाए और कोई भी टेड को पकड़ ना सके। उसके बाद वो लाइट हाउस के अंदर जाता है। हर कमरे में घुस के वो चक को ढूंढने लगता है, बट उसे चक कहीं भी नहीं मिलता है। यहाँ पर फाइनली वो कॉली के ऑफिस में जाता है और फिर से उसे पूछता है कि चक कहाँ पर है। यहाँ पर डॉक्टर कॉली उसे बोलता है ये कब तक चलेगा एंड्रयू। ये सुन के वो चौंक जाता है। वो बोलता है कि मैं एंड्रयू लेटिस नहीं हूँ, मैं तो डिटेक्टिव टेड हूँ। बट यहाँ पर कॉली उसे बताता है कि तुम एक्चुअली में एंड्रयू लेटिस हो और तुम ही वो 67 नंबर वाले कैदी हो। यहाँ पर जैसे टेड का आसमान नीचे आ जाता है। टेड उसे बोलता है कि मैं एक यूएस मार्शल हूँ, तुम मेरे बारे में ये सब नहीं बोल सकते हो। यहाँ पर कॉली उसे बताता है कि तुम 2 साल तक थे बट अभी नहीं हो। तुमने एक ऐसा कांड किया है जिसके चक्कर में तुम शायद ही खुद को कभी माफ कर पाओगे।
और इसी चक्कर में तुम खुद का एक दूसरा पर्सनालिटी बना लिए हो, जो कि कोई और नहीं, एक डिटेक्टिव टेड है। 2 साल से वो देखते आ रहे हैं कि वो पता नहीं डिटेक्टिव अपने एक पार्टनर के साथ रिचल सोनाल्डो को ढूंढने आया है, बट वो बोलता है कि यहाँ पर रिचल सोनाल्डो नाम की कोई कैदी है ही नहीं, ये उसकी ही इमेजिनेशन है, जहाँ पर वो खुद को एक डिटेक्टिव समझता है और रिचल सोनाल्डो को ढूंढता है। यहाँ पर उनके झगड़े के बीच चक आ जाता है, जिसको देख के टेड अचानक से चौंक जाता है। यहाँ पर टेड बताता है कि वो डॉक्टर कॉली के लिए काम करता है और एक्चुअली में वो कोई डिटेक्टिव नहीं है, वो एक डॉक्टर है, दिमाग का डॉक्टर। यहाँ पर टेड ये मानने के लिए राजी ही नहीं था कि वो एक्चुअली में लेटिस है, बट यहाँ पर कॉली उसे समझाता है कि तुम ही लेटिस हो और तुम यहाँ के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कैदी हो। यहाँ पर कॉली का बंदूक लेके वो धनाधन गोली कॉली के ऊपर चला देता है, बट एक्चुअली में वो एक प्लास्टिक का बंदूक था और वहां पर कुछ होता नहीं है। और यहाँ पर कॉली लेटिस का सच्चाई उसे दिखाते हैं। वो उसे बताते हैं कि एक्चुअली में तुम्हारी जो बीवी थी वो एक पागल औरत थी और उसने ही तुम्हारे 3 बच्चों का जान ले लिया। यहाँ पर लेटिस भड़क उठता है और वो बोलता है कि मेरे कोई बच्चे नहीं थे। यहाँ पर कॉली उन्हें 3 फोटो दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये वही 3 बच्चियां हैं जो तुम्हारे सपने में दिखते हैं और ये और कोई नहीं, तुम्हारे ही बच्चे हैं। यहाँ पर उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कि 2 साल पहले जब वो अपने ड्यूटी से घर आया था तो वो देखा कि उसकी जो बीवी है वो तालाब के पास बैठी है। जब एंड्रयू लेटिस जाके अपने बीवी को पूछा कि अब उसके बच्चे कहाँ गए, तो वो बोली कि वो स्कूल गए हैं। बट जब उसकी नजर तालाब पे पड़ी, 3 बच्चे तालाब में तैर रहे होते हैं। एक्चुअली में 3 बच्चों की बॉडी वहां पर तैर रही होती है। उसकी बीवी ने अपने 3 बच्चों को डुबा कर मार दिया था। यहाँ पर जो लेटिस होता है वो पानी के अंदर तुरंत ही कूदता है, अपने 3 बच्चों को पकड़ के बहुत ही ज्यादा रोता है, उन्हें बाहर लाता है। यहाँ पर वो जितना प्यार अपने बच्चों से करता था उसे कहीं ज्यादा प्यार अपनी बीवी से करता था। फिर भी वो इस गलती के लिए अपनी बीवी को कभी माफी नहीं कर पाया और उसने अपनी बीवी की जान ले ली। ये बात को वो कभी हजम ही नहीं कर पाया और इसके चक्कर में उसे सटर आइलैंड आना पड़ा। उसे कभी ये चीज यकीन ही नहीं हुआ कि उसने अपनी बीवी को मार दिया और उसकी बीवी ने उसके 3 बच्चों को। इसीलिए वो अपने दिमाग में एक इमेजिनरी कैरेक्टर बना दिया था, जो कि कोई और नहीं, डिटेक्टिव टेड डैनियल था। और अभी फाइनली जो एंड्रयू लेटिस था वो ठीक हो चुका था, जिसे देख के डॉक्टर्स काफी ज्यादा खुश थे। और डॉक्टर जब उससे पूछते हैं कि ये कैरेक्टर तुम में से कैसे जनरेट हुआ, तो वो बताया कि वो कभी ये बिलीव ही नहीं कर पाया कि वो एक मर्डरर है और अपनी ही वाइफ के, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है।